हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी की सीरीज में अगले लेक्चर की बात करेंगे जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। मैंने जो भारत का भौतिक विभाजन बताया था उसमें से हमने उत्तर की विशाल पर्वतमाला कंप्लीट कर ली है, उत्तर भारत का विशाल मैदान कंप्लीट कर लिया है और अब हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार और उसके बाद हम फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे अपन क्या तटवर्ती प्रदेश या तटीय क्षेत्र। तो आज जो तीसरा टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में है। अब सबसे पहला सवाल दोस्तों आता है कि पठार क्या होता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन है कि पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदी, घाटियाँ ये क्या होते हैं, बेसिन है ना। तो सबसे पहले मैं पठार की बात आपको बता दूं कि पठार और पहाड़ में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि आप पठार की डेफिनेशन किस तरह से देंगे तो हम बात कर सकते हैं कि समतल मैदान पर थोड़ा उठा हुआ भाग जिसका ढाल क्या हो, कम हो, तथा जिसमें शिखर ना हो मतलब उसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, पठार कहेंगे। अब बात करते हैं कि पठार का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो देखिए बेसिक डिफरेंस देखिए, यदि कोई चीज ऐसी जिसमें क्या है आपको शिखर मिलेगा और ढाल क्या होगा, तीव्र होगा, तो वो पर्वत या पहाड़ी का रूप में आएगा। पर्वत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। पठार की बात करेंगे तो पठार का स्लोप क्या होता है दोस्तों, धीमा होता है, तथा जो उसका शिखर क्या होता है, सपाट होता है, प्लेन होता है, और ये ढाल क्या होगा, धीमा होगा, जबकि पर्वत का ढाल क्या होता है, तीव्र होता है। ठीक है, तो ये पठार। अब पठार के भी क्या होते हैं दोस्तों, कई टाइप्स होते हैं, वो हम फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ेंगे कि पठार कितने तरह के बनते हैं। अभी हम सिंपल पठार की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, जो कि क्या है, भारत में स्थित है। अब बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार बना कैसे और ये कौन सा भूखंड है। तो बात करें बहुत पहले, जब आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के थ्रू जब प्लेटों में क्या हो रहा था, संचलन हो रहा था, तो सबसे पहले क्या था आपका, पैंजिया और पैंथालासा था। ठीक है, एक के सारे स्थल एक जगह जुड़े हुए थे, चारों ओर क्या था, समुद्र था। फिर धीरे धीरे पृथ्वी की गति के कारण क्या हुआ, उन स्थल खंडों में क्या हुआ, आपका विस्थापन चालू हुआ तो दो भागों में टूटे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग को हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड कहा। क्या कहा, गोंडवाना लैंड। और इसमें 3 महाद्वीप वर्तमान में देखेंगे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया का भाग इसमें आएगा, किसमें, गोंडवाना लैंड में। अब जो भारत है वो भी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो जो भारत का दक्षिणी प्रदेश है, अपन बात करें उत्तरी मैदान के जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये किसका भाग होगा, गोंडवाना लैंड का भाग होगा। ठीक है, तो पहला चीज ये नोट करना है कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। अब बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कितना है। तो दोस्तों इसका विस्तार देखेंगे तो उत्तर में ये गंगा यमुना के मैदान से लेकर, गंगा यमुना का मैदान जहां पे दक्षिण साइड समाप्त होता है, वहां से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये क्या है, विस्तृत है। कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में गुजरात की जो अरावली श्रेणी शुरू होती है, वहां से लेकर कहां तक जाएगा, पूर्व में आपका मेघालय तक जाएगा, क्या, प्रायद्वीपीय पठार। और यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है दोस्तों, विस्तृत है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से कि कैसे ये भूखंड विभाजित होते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें समझिए जो बुक्स हैं ये क्या है, एक प्लेन है। ये देखिए थोड़ा उठा हुआ प्लेन है, ये थोड़ा निचला प्लेन है, यहाँ पे गैप है, फिर एक प्लेन चालू है। अब प्लेन मतलब क्या है, एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है ये क्या है, पर्वत। इसका नुकीला कोना दिखेगा, ढाल क्या दिखेगा, तीव्र दिखेगा दोस्तों। इस साइड देखेंगे तो ये क्या है, एक भ्रंश घाटी, क्योंकि यहाँ भी एक क्या है आपका प्लेन है और इधर भी एक प्लेन है, बीच में क्या है, एक नदी ने काटा है, ये क्या हो गई, भ्रंश घाटी। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या होगा, एक पठार होगा। ठीक है, इसका ढाल देखेंगे क्या है आपका, निम्न है, तथा इसका जो शिखर है वो क्या है, सपाट है। तो ये क्या हो गया, पठार। फिर थोड़ी दूर चले तो एक अपन को क्या दिख रहा है, बड़ा पठार दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे मालवा पठार। मालवा पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। उसके ढाल क्या है, बहुत ढीले, इसमें हालांकि ढाल थोड़ा तीव्र है, मुझे कुछ और मिला नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है, ढाल क्या है, निम्न होगा और शिखर क्या होगा, सपाट होगा। तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार से आपका क्या होगा, पठार का एग्जाम्पल होगा।
ठीक है। तो पठार पर्वतों से ऊंचे भी होते हैं। जैसे हम बात करें तिब्बत के पठार की, तिब्बत का पठार दोस्तों लगभग 4500 मीटर ऊंचा है और यह हिमालय श्रृंखला के बीच है। मतलब अपन को ये जो एक पर्वत दिख रहा है, ऐसा ही एक पर्वत यहां पर भी होगा और बीच में जो बीच का भाग होगा वो क्या होगा, पठार होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको बिगाड़ देता हूं। आइए वापस चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के क्या लिखे हैं, टाइप्स लिखे हैं और यहाँ पे हम शो करेंगे कि वो किस तरह से विस्तृत हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मैंने इतनी चीजें बता दी कि कहाँ विस्तृत है, कितने भूभाग में विस्तृत है। इसकी आकृति कैसी है, तो ये त्रिभुजाकार दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर में तो विस्तार ज्यादा है पर दक्षिण में ये लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा दोस्तों, आपको त्रिभुजाकार दिखाई देगा। ठीक है, तो तीन चीज हो गई कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। कितने भाग में फैला है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। और इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, वो फिजिकल जियोग्राफी का पॉइंट है, उसको हालांकि यहां पे मैं बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वह अपन किसके एग्जाम्पल में लेते हैं, हॉस्ट पर्वत की। या हॉस्ट एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्खंड। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्खंड। क्या कहेंगे हिंदी में, उत्खंड। और इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे, हॉस्ट, HORST। जब हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो पठारों में आपका आएगा हॉस्ट। ठीक है ना, तो ये किसका उदाहरण है, ये एक हॉस्ट प्लेन का उदाहरण है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन इसके विभाजन की। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। सर थोड़ा जूम कर दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, पिछले लेक्चर में कुछ शिकायत आई है कि हमें अक्षर ध्यान से दिख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देखें तो स्क्रीन को फुल कर लें और HD जो कम से कम रहे, 360 HD रहे, तो आपको स्ट्रक्चर लगभग दिखाई देगा। छोटे स्क्रीन में थोड़ा नहीं दिखाई देता है और हम ज़्यादा बड़ा लिख देंगे तो हमें जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा आता है दक्कन का पठार। ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब देखिए अपन लेंगे अरावली के उत्तरी छोर से लेकर नर्मदा नदी तक, जिसे हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती उच्च भूमि। मतलब हम दिल्ली के पास से लगभग ले लेते हैं, तो दिल्ली से लेके ये नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, नर्मदा नदी का, इसके बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और नर्मदा के दक्षिण से जो भाग चालू हो जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार एक बड़ा भाग है जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जब हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में वही भाग, मतलब दक्षिण, दक्षिण से क्या बना, दक्षिण, और उसी से क्या बना, दक्कन। तो दक्कन का पठार कहां से, आपका नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक दोस्तों जाता है। और उसके ऊपर वाला भाग किस में आता है, मध्यवर्ती उच्च भूमि में। ठीक है, तो ये चीज आज क्लियर कर लीजिए कि दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार में क्या डिफरेंस है। एक और शब्द है, प्रायद्वीपीय पठार को एक और शब्द बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, प्रायद्वीप को अपन क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। फिजिकल जियोग्राफी में शब्द आता है कि प्रायद्वीप क्या होता है, एक द्वीप होता है, एक प्रायद्वीप होता है। द्वीप को हम बोलते हैं आइलैंड और प्रायद्वीप को बोलते हैं पेनिनसुला। तो द्वीप देखिए दोस्तों, स्थल खंड का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो वह क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ठीक है, अब प्रायद्वीप क्या है, तो अपन देखेंगे स्थल खंड का वह निकला हुआ भाग। देखिए इस स्ट्रक्चर से समझिए, ये क्या है, बड़ा स्थल खंड है। ठीक है, ये क्या है, एक पूरा बड़ा स्थल खंड है। तो देखिए स्थल खंड का वह निकला हुआ भाग जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, तीन ओर, 1 2 3, तीन और जल से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो अपन प्रायद्वीपीय पठार को क्या कह सकते हैं, पेनिनसुला प्लेटू भी कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो अपन पेनिनसुला होता है वो महाद्वीपों में बनते हैं। महाद्वीपों के जो देश होते हैं, जो समुद्र में घिरे हुए, अंदर घुसे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, जैसे एक ये भारतीय प्रायद्वीप हो गया, सऊदी अरब अपन देखेंगे, ये भी क्या है, एक प्रायद्वीप ही है ना, अरब प्रायद्वीप पढ़ते हैं। तो भारत का कौन सा भाग अपन देखेंगे समुद्र से लगता है, तो यहां गुजरात से लेकर के पूरा कहां तक, आपका पश्चिम बंगाल तक का भाग किस में आता है, प्रायद्वीपीय पठार में। इसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हो गई, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं तुरंत इसका रिप्लाई आपको वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग। एक हमने क्या देखा, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब मध्यवर्ती उच्च भूमि के कितने विभाजन हैं तो इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या आता है, अरावली श्रेणी, पूर्वी राजस्थानी उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, इसके बाद डिस्कस करेंगे इस पे। तो ये कितने विभाजन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 विभाजन हम किसके देखेंगे, मध्यवर्ती उच्च भूमि के। ठीक है, अब मध्यवर्ती उच्च भूमि को मैं डायग्राम में शो करता हूं कि ये कैसे आएगा। पहला कौन सा है, देखिए अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे विस्तृत आपको दिखाई देगी। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक जाती है कौन सी, अरावली श्रेणी। ठीक है ना, अभी डायग्राम में बताऊंगा, फिर इसका मैं विस्तृत रूप बताऊंगा। दूसरा आपको कौन से दिख रहा है, पूर्वी राजस्थान उच्च भूमि। पूर्वी राजस्थान उच्च भूमि कुछ क्या बनेगी, ऐसी बनेगी। इसको 1 नंबर दे देता हूं, ये 2 नंबर। फिर तीसरा आता है मालवा का पठार। दक्षिण में नर्मदा से लेकर और यहां ऊपर तक क्या फैला हुआ है आपका, मालवा का पठार। ठीक है, फिर आता है बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार आपका कुछ इस तरह से है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, फिर बघेलखंड का पठार, जहां बुंदेलखंड खत्म होता है उसी के दक्षिण में आपका क्या लगता है, बघेलखंड पठार। फिर क्या आ रहा है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहां जाएगा आपका, झारखंड साइड जाएगा। ठीक है, फिर आता है मेघालय का पठार। इसके भी पूर्व में जब जाएंगे, असम के आगे अपन जाएंगे, असम के आगे पड़ेगा, असम के दक्षिण में पड़ेगा मेघालय, मालदा गैप से पृथक होता है, वहां आएगा मेघालय का पठार। तो ये क्या हो गया, यहां से आपका नर्मदा नदी हो गई, तो ये क्या है, उत्तर। तो ये क्या पूरा आ गया, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो ये था क्या दोस्तों, मध्यवर्ती उच्च भूमि का अपन क्या देखे, मोटा मोटा विभाजन देखे। आइए अब इनका एक एक टॉपिक अपन क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो इस डायग्राम को मैं मिटाता हूं और इसी पे अपन देखेंगे। तो आइए देखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो पहला भाग है वो क्या कहता है अपना, अरावली का। अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीन श्रेणी, पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली श्रेणी। अपन देखेंगे 2 प्राचीन भूभाग दिखते हैं, एक उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आपको दिखेगा कनाडियन शील्ड, तथा दूसरा कौन सा दिखेगा, अरावली श्रेणी। अब बात करते हैं अरावली श्रेणी की। तो दोस्तों अरावली श्रेणी गुजरात में पालनपुर से चालू होती है। कहां से, गुजरात में पालनपुर से, और कहां जाती है, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर ये राजस्थान होते हुए फिर थोड़ा सा कहां मुड़ती है, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर होते हुए कहां तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो विस्तार कहां से है, गुजरात पालनपुर से लेकर दिल्ली तक। अब बात करते हैं क्या यह हिमालय जैसी श्रृंखला है लगातार, तो नहीं, ये बहुत पुराना पर्वत है जिसमें अपर्दन के कारण वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में क्या है, दिखाई देता है। अवशिष्ट पर्वत को अपन में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, अब बात करते हैं, तो जब अपन इसको राजस्थान पालनपुर गुजरात से देखेंगे तो ये दक्षिण में तो अच्छा खासा श्रेणी दिखाई देगा, ऊंचा शिखर भी दिखाई देगा, पर पूर्व में जैसे जाएंगे तो यह श्रृंखला क्या हो जाती है, आपकी कटी-फटी रूप में दिखाई देती है, कंटिन्यूटी इसमें नहीं दिखती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण में तो ये लगातार श्रृंखला है, ऊंची पहाड़ी है, पर पूर्व साइड क्या है, ये लगातार श्रृंखला के रूप में नहीं दिखाई देती है। अब बात करते हैं तो कितने राज्यों में फैली है, तो ये 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भी है। ठीक है, तो ये 3-4 राज्यों में क्या है, विस्तृत है। कितने किलोमीटर लंबाई में, तो लगभग ये 800 किलोमीटर लंबाई में क्या है, विस्तृत है। अब अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा, गुरु शिखर, जो कि स्थित है आबू, माउंट आबू। जैनियों का प्रमुख धर्म स्थल है माउंट आबू, जहां पर स्थित है क्या, ये गुरु शिखर। ठीक है, यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको क्या है, गुरु शिखर। अब बात करते हैं गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो गुरु शिखर की यदि हम ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग यह 1722 मीटर ऊंचा है, पर्याप्त ऊंची श्रेणी है देखा जाए तो। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं कि अरावली को
और किन किन रूप में जानते हैं। तो अरावली को अगर हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान में बात करेंगे तो ये जरगा पहाड़ी के रूप में विस्तृत है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जरगा पहाड़ी के रूप में विस्तृत है। दूसरी बात करेंगे तो ये दिखाई देगी आपको मारवाड़ पहाड़ी के रूप में, और दिखाई देगी आपको हर्षनाथ पहाड़ी के रूप में। और पूरब में दिल्ली में इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली रिज। क्या बोलते हैं, दिल्ली रिज। जो अपना राष्ट्रपति भवन है वो किस पर स्थित है, दिल्ली रिज पर ही स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे निकलने वाली नदियों की। तो एक नदी है माही नदी, जो कि इसके पश्चिम से निकल के क्या बनाती है, एक मैदान का निर्माण करती है, और ये जाके आपका कहाँ, कच्छ के रण में गायब हो जाती है। तो इसके पश्चिम में माही नदी ने क्या बनाया है, लूनी नदी ने क्या बनाया है, एक मैदान बनाया है। और इसके पूर्व से कौन सी नदी निकलती है, आपकी बनास नदी। बनास नदी जाके किससे मिल जाती है, चंबल में। तो जरा ध्यान दीजिए, अरावली और बुंदेलखंड, मालवा के पठार, अरावली और मालवा के पठार के बीच में एक ऐसी भूमि है जो कि नदियों द्वारा क्या की गई है, काफी काटी पीटी गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीहड़ भूमि बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अरावली का पूर्वी क्षेत्र है वो निम्न समतल मैदान है, और बीच में कटे फटे हुए क्या हैं, आपके बीहड़ स्थित हैं, ठीक है। तो दो नदियां ध्यान रखिएगा, अरावली की बात आए, एक बनास नदी और दूसरी आप कौन सी ध्यान रखेंगे, लूनी नदी ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था किसके लिए, अरावली के लिए। अब दूसरा क्षेत्र अपन देखते हैं कौन सा, मालवा का पठार। ये अरावली हो गया, दूसरा अपन क्या देखते हैं, मालवा का पठार। आइए अब मालवा के पठार की बात करते हैं, इसे हम बने रहने देते हैं। अब मालवा के पठार की बात करें तो इसके लिए हमें एक और नदी बनानी होगी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से, और जो श्रेणी है जहां से निकलती है उसका नाम है मैकल श्रेणी। अब यदि मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग लेंगे, महाराष्ट्र का उत्तर पश्चिमी भाग और गुजरात का पूर्वी भाग, तो ये तीनों मिलके अपने क्या बनाते हैं, मालवा का पठार बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बनाएंगे, मालवा का पठार। अब मालवा का पठार कैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो मालवा का जो पठार है वो एक क्या है, संप्राय मैदान है। संप्राय मतलब उसका तल क्या है, ऊपर वाला वो एकदम सम हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो मालवा का पठार क्या है, संप्राय मैदान। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो एक महाराष्ट्र में झील है लोनार झील, जो कि बहुत पहले एक जागृत ज्वालामुखी हुआ करता था। उस ज्वालामुखी से क्या हुआ, उद्गार हुआ, लावा निकला, और लावा निकलकर दूर दूर तक फैला। जब वह लावा ठंडा होकर जमना चालू हुआ तो उससे क्या बनी, आपकी आग्नेय चट्टान बनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस शेल। और जब उस आग्नेय चट्टान का अपरदन हुआ तो उससे बनती है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी के भी कई टाइप होते हैं, गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, हल्की काली मिट्टी। तो जो मालवा का पठार है वो गहरी काली मिट्टी से निर्मित है दोस्तों, ठीक है। तो मालवा का पठार किससे बना है, गहरी काली मिट्टी से बना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये संप्राय मैदान का उदाहरण है। तीसरी चीज हम बात करेंगे, इस पठार में आपको उर्मिल मैदान भी मिलते हैं। अब ये उर्मिल मैदान क्या होता है, इनको अपन बोलते हैं रोलिंग प्लेन। क्या बोलते हैं, उर्मिल मैदान को अपन बोलते हैं रोलिंग प्लेन, ठीक है। आपने देखा होगा रोल्ड होती हैं चीजें। तो जो इस पठार का पूर्वी उत्तरी भाग है वहां पर आपको क्या मिलेगा, उर्मिल मैदान या रोलिंग प्लेन मिलेंगे, ठीक है। अब इस पठार की मुख्य नदियां कौन सी हैं, तो इस पठार की जो मुख्य नदियां हैं, चंबल है, बेतवा है, आप देखेंगे काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है। ये चार प्रमुख नदियां हैं जिन्होंने इस मैदान को क्या बनाया है, संप्राय, और क्या बनाया है, थोड़ा सा जलोढ़ भी बनाया है, क्योंकि नदियों के बेसिन में क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो बाकी तो काली मिट्टी है, पर इन नदियों के बेसिन में कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अब चौथा जो सवाल आपका बनता है कि मालवा के पठार का ढाल किधर है, तो मालवा का पठार अपन नदियों का अनुसरण करेंगे दोस्तों। जब भी ढाल की बात हो, नदियों का अनुसरण अपन को कर लेना है, अपन को ढाल पता चल जाएगा। तो देखिए, चंबल नदी निकल के कहां जाती है, उत्तर की ओर, बेतवा नदी उत्तर की ओर, पार्वती नदी उत्तर की ओर, काली सिंध नदी उत्तर की ओर। तो इसका मैदान, इसका ढाल किस साइड है, तो इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्वी साइड है, मतलब गंगा के मैदान की ओर है, ठीक है। तो ये क्या हुई, आपकी मालवा के पठार की बातें हुई, प्रमुख बातें हो गई। अब यदि बात करें तो मालवा के पठार के उत्तर में कौन सी आपको संरचना मिलती है, तो अपन को बीहड़ दिखाई देते हैं, ठीक है। बीहड़ जो बनते हैं वो जब नदियां गली अपर्दन करती हैं, गली इरोजन,
ठीक है ना, तब होता है बीहड़ों का निर्माण। बीहड़ बहुत ही अत्यंत ऊंची नीची खड्ड भूमि होती है और अनुपजाऊ होती है, पर वर्तमान में इसे क्या किया जा रहा है, प्लेन करके उपजाऊ बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा आपका टॉपिक कौन सा क्लियर हो गया, मालवा का पठार। तीसरा आते हैं अपन बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, तो जैसे ही मालवा का पठार आपका खत्म होता है, आपका क्या चालू होता है, बुंदेलखंड का पठार चालू होता है। अपन इतिहास में भी पढ़ते हैं कि बुंदेल राज्य था, है ना, जिसका देखेंगे अपन पन्ना से लेके ओरछा हो गया, ये प्रमुख स्थान थे, खजुराहो वगैरह। चंदेल और बुंदेल वंश आपका कहाँ थे दोस्तों, बुंदेलखंड में। उसके पहले भी पढ़ेंगे तो महाजनपद काल में भी बुंदेलखंड का उल्लेख हुआ है। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बुंदेलखंड में महाजनपद काल का कौन सा आपका साम्राज्य क्या था, राज करता था, कौन सा वंश था। ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड 2 राज्यों में विस्तृत है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लगभग 15 जिले हैं, 8-7 में डिवाइड हैं। तो ये 15 जिले मिलाकर क्या बनाते हैं, बुंदेलखंड। अब देखिए इसकी अपन सीमा स्पष्ट करते हैं। तो उत्तर में जो यमुना नदी आती है, कौन सी नदी आती है, यमुना नदी। तो यमुना नदी का जो दक्षिणी छोर है मैदान से, वहां से ये बुंदेलखंड का पठार क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। और इधर बात करें तो यहाँ मालवा का पठार सीमा बनाता है। इधर पूरब में बात करें तो यहाँ बघेलखंड का पठार सीमा बनाता है। मतलब 3 ओर से ये क्या है, सीमा बनाता है। उत्तर में बात करेंगे तो यमुना का मैदान इसकी सीमा है। अपन दक्षिण पश्चिम में बात करेंगे तो मालवा का पठार सीमा है। दक्षिण पूर्व में बात करेंगे तो बघेलखंड का पठार क्या होगी, इसकी सीमा होगी। अब इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो इसका उत्तरी छोर है वो कैसा है, मैदानी है, जबकि इसका जो दक्षिणी छोर है उसमें आपको क्या दिखाई देंगी, छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देंगी। ठीक है, अपन बात करेंगे तो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ में छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देंगी। उसके बाद क्या दिखेगा, मैदान दिखेगा। अब बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो आपको केन नदी दिखाई देगी, ठीक है, धसान नदी दिखाई देगी, बेतवा नदी दिखाई देगी। ये क्या है, बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां हैं। अब क्या बुंदेलखंड का पठार खेती के हिसाब से महत्वपूर्ण है, तो बुंदेलखंड के पठार में मिश्रित व लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके उत्तरी छोर में तो खेती होती है, इसके उत्तरी छोर में तो खेती होती है, पर दक्षिण में ज्यादा खेती नहीं होती है। ठीक है ना, तो बुंदेलखंड का पठार खेती के हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या है, मालवा का पठार है। खेती होती है, ऐसा कि नहीं कि खेती नहीं होती, पर जितना मालवा के पठार में उत्पादन मिलता है उतना आपको बुंदेलखंड पठार में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बुंदेलखंड। अब इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे तो ज्यादा नहीं दिखाई देगी, 300 मीटर से 600 मीटर क्या दिखाई देगी, इसकी औसत ऊंचाई दिखाई देगी। अब इसके पूर्व में ही एक पठार है जिसे हम क्या बोलते हैं, बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड एक क्षेत्र था जहां पर मगध वंश के राजा राज करते थे। बाद में ये क्या बना, बघेलों की राजधानी बना। ठीक है, तो भाषा के कारण और क्षेत्र के कारण इसका क्या नाम पड़ा, बघेलखंड। अब बघेलखंड की यदि हम संरचना देखें तो दोस्तों कैसी है, तो बघेलखंड की बात करें तो जो विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा के उत्तर में क्या है अपना, विंध्याचल पर्वत। अब देखिए विंध्याचल पर्वत 2 पठारों को क्या करना है, विभाजित। इसके इधर देखेंगे तो बुंदेलखंड और इसके इधर देखेंगे तो बघेलखंड का पठार। तो जो विंध्याचल का पूर्वी भाग है उसकी श्रेणियां बघेलखंड पठार में जाती हैं। बघेलखंड पठार 2 राज्यों में है। इसका आधा भाग कहां चला गया है, छत्तीसगढ़, और आधा भाग रह गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बात करें तो अपन देखेंगे उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, रीवा, ये किस में आएंगे, आपके बघेलखंड पठार में आएंगे। बघेलखंड पठार आपकी चूना पत्थर चट्टानों से बना हुआ है, जिस कारण यहाँ पे प्रमुख उद्योग कौन सा आपको दिखाई देगा, सीमेंट उद्योग दिखाई देगा। बघेलखंड पठार की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ आपको कौन कौन सी दिखाई देंगी, तो देखिए यहाँ से सोन नदी भी प्रवाहित होती है, यहाँ से टोंस नदी भी प्रवाहित होती है, यहाँ से सतना नदी भी प्रवाहित होती है। 3-4 छोटी छोटी नदियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी नदी सिर्फ सोन है जो बघेलखंड पठार से क्या होगी, आपकी प्रवाहित होती है। ठीक है, इस बघेलखंड पठार में आपको एक बढ़िया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऊंचे ऊंचे जलप्रपात देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर क्या है, जो नदियों की घाटियां हैं वहां पे आपको भ्रंश एकदम से मिलता है, एकदम से बैठी हुई घाटियां मिलती हैं, तो क्या बनते हैं, ऊंचे जलप्रपात। तो जैसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, बीहड़, ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, रीवा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये किसके बारे में था, आपका बघेलखंड पठार के बारे में। तो बुंदेलखंड हो गया और आपका क्या हो गया, बघेलखंड।
अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमियों में। इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण एक तो इसका स्ट्रक्चर तथा दूसरा इसमें पाए जाने वाले खनिज। अब छोटा नागपुर पठार की बात करें तो छोटा नागपुर पठार पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड में क्या है, विस्तृत है। अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के ये पुरुलिया जिले से आपको दिखाई देना चालू होगा। कहां से? पुरुलिया से। तो पुरुलिया, धनबाद, पलामू, रांची, हजारीबाग, गया, संथाल, परगना, इन क्षेत्रों में आपका क्या दिखाई देगा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। अब छोटा नागपुर पठार को एक और चीज कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, खनिज भंडार का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनरल्स पेटी भी बोलते हैं अपन छोटा नागपुर पठार को। अब छोटा नागपुर पठार का अगर डिवीजन देखेंगे तो इसको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और कोडरमा का पठार। क्लियर। अब छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए इसकी जो पश्चिमी सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है, सोन नदी बनाती है। और इसके मध्य में कौन बनाती है, आपकी दामोदर नदी। और दक्षिण में कौन सी बनाती है, महानदी बनाती है। तो ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो इस पठार को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। अब इस पठार की बात करेंगे तो यह पठार क्या है, खनिज से भरपूर है। बात करेंगे तो यहाँ आपको कोयला, लौह अयस्क, एल्यूमिनियम, बहुत सारे अयस्क मिलते हुए दिखाई देंगे, जिससे यहाँ के राज्यों को क्या होता है, राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है। अब छोटा नागपुर पठार एग्जाम्पल है अग्र गंभीर पठार का। अब ये अग्र गंभीर पठार क्या है दोस्तों, पहली बार ये वर्ड आया होगा, अग्र गंभीर पठार। तो अपन देखेंगे कि इसका जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर दामोदर नदी ने क्या किया है, कई घाटियों का निर्माण किया है, दामोदर और उसकी सहायक नदियों ने। ठीक है। तो इसका जो अग्र भाग है कैसा है, थोड़ा गहरी घाटियों वाला है। अग्र भाग कैसा है, गहरी घाटियों वाला है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, अग्र गंभीर पठार बोलते हैं। देखिए इसका ऊपरी सिरा, जो बीच वाला सिरा है ये तो क्या है, प्लेन है, पर इसका जो कोने वाला सिरा है ये कैसा है, गहरी घाटियों वाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अग्र गंभीर पठार कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे तो जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो भारत की पहली बड़ी नदी परियोजना बनी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका अनुकरण हमने अमेरिका की टेनेसी नदी वैली से किया था, वो इसी पठार पर बनी थी। इसमें क्या हुआ था, दामोदर और उसकी कई सहायक नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाकर, बहुत सारे डैमों की श्रृंखला बनाकर बिजली उत्पादन तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, है ना। तो बाकी आप डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये किसके बारे में हो गया, आपका छोटा नागपुर पठार के बारे में हो गया। अगला आते हैं तो अपन देखते हैं कौन सा आता है, मेघालय का पठार, अंतिम स्ट्रक्चर। तो मेघालय का पठार हालांकि इस डायग्राम में नहीं शो होगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं मेघालय का पठार। देखिए पिछले डायग्राम अगर देखे होंगे तो मेघालय का आपने स्थिति देखी होगी, मेघालय की स्थिति कैसी है। तो मेघालय के जो उत्तर में क्या है, आपका असम है कुछ ऐसे, और यहां पर ऐसे क्या फैला हुआ है, मेघालय का पठार। ठीक है। दक्षिण में आपके क्या दिखाई देगा, बांग्लादेश दिखाई देगा इसके। आप समझिए बाकी पठारों से थोड़ा डिफरेंट है मेघालय का पठार। कारण ये है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी सीमा बनाता है क्या, मेघालय का पठार, और ये पृथक होता है बाकी प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप द्वारा। कौन से गैप द्वारा दोस्तों, मालदा गैप। मालदा एक जगह है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे गैप घाटी टाइप की बनती है। कारण ये है कि यहाँ पर जो नदियों ने काटकर, गंगा नदी हो गई, हुगली नदी हो गई, दामोदर नदी हो गई, इन नदियों की घाटियां बनती हैं, जिससे क्या होता है, ये पृथक दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक प्रायद्वीपीय पठार और एक मेघालय पठार। ठीक है। अब मेघालय के पठार की बात करें तो मेघालय क्या है, एक पठार है जिसके ऊपर क्या है, पर्वत चोटियां भी हैं। तो अपन बात करेंगे मेघालय पठार पे जो पर्वत चोटियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मतलब एक टेबल, और टेबल के ऊपर आप ग्लास रख दो, अगर टेबल एक पठार है तो ग्लास की गिलास क्या होगी, पर्वत चोटियां होंगी। तो गारो, खासी, जयंतियां जो होंगी मेघालय पठार की क्या होंगी दोस्तों, प्रमुख पर्वत चोटियां होंगी।
ठीक है। अब बात करें कि मेघालय पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो मेघालय पठार का जो सबसे ऊंचा शिखर वो होगा, वो कौन सा होगा आपका शिलोंग शिखर। कहीं कहीं नोक्रेक मिलता है, कहीं कहीं क्या मिलता है, शिलोंग। जब बात करेंगे मेघालय पठार की तो शिलोंग होगा, जब बात करेंगे मेघालय की तब क्या होगा, नोक्रेक होगा। नोक्रेक एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमने क्या देखी, मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं किसमें, दक्कन के पठार वाले में। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, पहला मेरा लेक्चर है जो बड़ा, इसलिए लास्ट तक बने रहेंगे। अब हम बात करेंगे किसके, दक्कन के पठार की। तो पहले मैं इनका डायग्राम बना देता हूं। जैसा कि पहला दिख रहा है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी आपके नर्मदा के दक्षिण में दिखाई देगी। फिर आपका आता है महाराष्ट्र का पठार, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, महाराष्ट्र का पठार। फिर आता है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन आपको जो महानदी का बेसिन होगा वो दिखाई देगा, है ना, बेसिन थोड़ा निचला पार्ट होता है, तो महानदी बेसिन। फिर आएगी उड़ीसा उच्च भूमि। महानदी बेसिन से लगी हुई क्या आएगी, उड़ीसा की उच्च भूमि। फिर अपना क्या आएगा, दंडकारण्य का पठार। अपन रामायण जब पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि वहां पर क्या आता है, दंडकारण्य का पठार। तो जो शूर्पणखा कि नाग जो कटी थी वो कहाँ कटी थी, दंडकारण्य पठार में ही कटी थी। तो दंडकारण्य का पठार वर्तमान में जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र अपन पढ़ते हैं, है ना, अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या है, नक्सल क्षेत्र है, और उड़ीसा में तो कालाहांडी, दंतेवाड़ा, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे क्या, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, जिसको अपन बस्तर का पठार भी बोलते हैं, तो वो कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आता है तेलंगाना पठार। अभी आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है आपका जिला, राज्य तेलंगाना, तो अपन देखेंगे इसी से लगा हुआ क्या बनेगा, तेलंगाना पठार बनेगा। फिर आता है कौन सा, तमिलनाडु का पठार। कावेरी नदी के दक्षिण आपको क्या मिलेगा, तमिलनाडु का पठार मिलेगा। फिर इसके बाद देखेंगे आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट आपको तट से लगा हुआ मिलेगा इधर, क्लियर। फिर देखेंगे अपन पूर्वी घाट। पूर्वी घाट अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पतला पतला दिखाई देगा। और फिर आता है कर्नाटक का पठार, जिसे हम क्या कहेंगे, बंगलुरु का पठार भी बोलते हैं, क्लियर। तो ये अपन जो दक्कन का पठार है, इसको अपन इतने भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब दक्कन का पठार कैसे बना, तो मैंने बताया कि जो लोनार झील थी वो क्या था, पहले एक सक्रिय ज्वालामुखी था, लावा निकला, लावा निकल के क्या हुआ, चारों तरफ फैला। फैलने के बाद धीरे धीरे ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान के अपर्दन से क्या बना आपका, काली मिट्टी। अब इस बात में बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। इस पठार में क्षरण के कारण क्या हो गया है, कहीं कहीं समतल मैदान बन गया है, कहीं कहीं पहाड़ियां बन गई हैं, कहीं कहीं ऊंचे पठार बचे हैं, जैसे अपन पश्चिमी घाट पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मेडागास्कर से अलग हुआ है। तो ये भ्रंश कगार है, ऊंची कगार है। देखिए ये ऊंची कगार है, बीच में समतल मैदान मिलेंगे, क्योंकि जो नदियां निकली इस पठार से उन्होंने काट कर अपरदित करके क्या हुआ, एक समतल मैदान का भी निर्माण किया। बीच बीच में आपको पठार के स्ट्रक्चर दिख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कई स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे प्रायद्वीपीय पठार के। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी दक्षिणी मध्य प्रदेश में विस्तृत है। अब अगर बात करें तो ये पश्चिम में गुजरात से लेके पूरब में जाके मैकल से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सतपुड़ा की भी कई श्रेणियां हैं। अगर अपन बात करें तो राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी, 3 श्रेणियों में अपन इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सतपुड़ा का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, धूपगढ़। कौन सा है, धूपगढ़। अगर आपने एक स्थान का नाम सुना होगा पचमढ़ी, एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, तो वहां पर आपका क्या है, धूपगढ़ है। तो ये सतपुड़ा के बारे में हो गया। सतपुड़ा के उत्तर में क्या है आपका, नर्मदा की भ्रंश घाटी है, और दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी है। इसके बाद आता है कौन सा आपका, महाराष्ट्र का पठार। एक बड़ा पठार है, बड़े रूप में क्या है आपका, विस्तृत है, और इसमें भी कई आपको पर्वत श्रेणियां दिखेंगी, जैसे हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी दिखाई देगी आपको इस पे, ठीक है। तो इस पे कई सतमाला पहाड़ी दिखाई देगी, कई पर्वत श्रेणियां इस पठार पर स्थित हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अगला महानदी बेसिन की। महानदी बेसिन को अपन छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। जो महानदी है रायपुर के सिंघावा जिले से निकलती है। सिंघावा एक छोटा सा जगह है वहां से, और जाके कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में। तो जो महानदी के किनारे का बेसिन बनाया गया है उसे अपन क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन। इसमें महानदी बस नहीं, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी इंक्लूड होंगी। अब उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों, तो जो महानदी की सहायक नदियां हैं उसमें अपन देखेंगे शिवनाथ, हसदो,
बांगो, ये उसकी क्या हो गई, सहायक नदियां। अब महानदी बेसिन में कई छोटे छोटे पठार मिलते हैं जिनको अपन पढ़ेंगे तो जिसमें मिलता है अपन का लोरमी का पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़ी तथा रायगढ़ पहाड़ियां, ये अपन को कहाँ मिलेंगी, इस महानदी बेसिन में। ठीक है, इनको नोट करते जाइएगा। फिर इसके बाद अगला आता है ओडिशा उच्च भूमि। महानदी के दक्षिण में अपन को क्या मिलेगी दोस्तों, ओडिशा उच्च भूमि मिलेगी। ठीक है, उड़ीसा उच्च भूमि देखेंगे तो ये उत्कल जो तट है, इस तट को क्या बोलते हैं, उत्कल तट या कलिंग तट, उसके कहां दिखाई देगी आपको, उत्तर में दिखाई देगी उड़ीसा की उच्च भूमि। उड़ीसा की उच्च भूमि में अपन को कई नदियां दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे अपन को कौन सी दिखाई देगी, महानदी दिखाई देगी। ठीक है ना, क्यों दिखाई देगी, क्योंकि वो महानदी का बेसिन तो बना ही रही है, पर साथ में ये कहां आ रही है, इस पठार से भी सीमा आपकी बना रही है। ठीक है, अब बात करेंगे तो यहाँ की ऊंची पर्वत चोटियां कौन सी हैं, तो आपको मलयगिरी पर्वत चोटी कहाँ दिखाई देगी, उड़ीसा की उच्च भूमि में, जो कि एक ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा आपका दंडकारण्य का पठार। पूरा का पूरा जंगली क्षेत्र है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, लाल पीली मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है तथा ये मानव गतिविधियों से क्या रहा, दूर रहा। ठीक है, काफी घना जंगल है यहाँ पे और क्या है, उच्च पठार है, टेम्परेचर हाई हो जाता है यहाँ की चट्टानों के कारण। ठीक है, तो दंडकारण्य का पठार आपको उड़ीसा के कोरापुट, कालाहांडी जिले में और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी जिला आपको दिखाई देगा, है ना, दंतेवाड़ा, आपने नाम सुना होगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको बस्तर जिला जो होगा वहां दिखाई देगा। और इसका कुछ भाग दोस्तों कहाँ जाता है, तेलंगाना में जाता है। तो ये तीन क्षेत्रों में आपको कौन सा दिखाई देता है, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, अब दंडकारण्य के बाद देखेंगे कौन सा आता है, तेलंगाना पठार। आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ है तेलंगाना, उससे आपको कौन सा बनेगा, तेलंगाना पठार। ये भी कैसा है आपका, लाल पीली मिट्टी से। थोड़ा सा बात समझिए, जितने भी पठार आपको इस रीजन में दिख रहे हैं, ये अगर हम एक गली माने, इस गली में जितने क्षेत्र दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे किससे निर्मित है, लाल पीली मिट्टी से। और ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, फिर भी इसमें अपन देखेंगे मोटे अनाज, तंबाकू, ये सारी फसलें होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसके, आपके तेलंगाना पठार की। तो तेलंगाना पठार जो है ये रॉयल सीमा तट के क्या है, पश्चिम में स्थित है। देखिए यहाँ उत्कल तट था, यहाँ कौन सा आएगा, रॉयल सीमा तट। तो रॉयल सीमा तट के पश्चिम में स्थित है कौन सा आपका, तेलंगाना का पठार। और इसके बारे में बात करेंगे तो ये कैसा है, एक संप्राय मैदान है। कैसा है दोस्तों, संप्राय मैदान, जैसा कि कौन था, मालवा का पठार था। अब आएंगे अपन कर्नाटक का पठार। सबसे इंपॉर्टेंट पठार कर्नाटक का पठार है। एक नाम अगर आपने सुना होगा, चंदन का एक तस्कर था। चंदन एक पेड़ होता है, उसकी तस्करी करता था, और हाथी दांत की तस्करी वीरप्पन, है ना। तो वीरप्पन का संबंध अपन कर्नाटक पठार से जोड़ सकते हैं। अब एग्जैक्टली पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में एक पठार है जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्नाटक का पठार। बेंगलुरु इसी कर्नाटक के पठार में दोस्तों स्थित है, ऊंचा क्षेत्र है बेंगलुरु। ठीक है, अब कर्नाटक के पठार की बात करें तो कर्नाटक के पठार में आपको कई ऊंची पर्वत चोटियां दिखाई देंगी, है ना, जंगल से भरपूर है। और यहाँ पे सिलिकॉन वैली जो आपकी आईटी इंडस्ट्री के लिए है, वो भी क्या की गई है, डेवलप। बेंगलुरु यहाँ पर सबसे बड़ा शहर है इस पठार का। तो कर्नाटक प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी, इस पठार की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, 600 से लेकर 900 मीटर। इस 600 से 900 मीटर ऊंचाई के कारण ही बेंगलोर का टेम्परेचर क्या होता है, न ज़्यादा हाई जाता है न ज़्यादा लो जाता है। और वहाँ पर ज़्यादा भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो क्या होता है आपका, बारिश हो जाती है। समुद्र से भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है। तो भारत में कुल मिला के अगर महानगरों की बात करें तो सबसे अच्छा रहने के हिसाब से महानगर अपन को कौन सा दिखाई देगा, बेंगलोर दिखाई देगा। ठीक है, तो कर्नाटक के पठार की बात करें तो यहाँ पर आपको मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख, ये क्या दिखाई देंगी, ऊंची चोटियां दिखाई देंगी। अब देखिए, इस कर्नाटक के पठार को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में, पढ़ने के हिसाब से। तो इसका पहला भाग आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मलनाद। क्या कहते हैं, मलनाद। दूसरा जो भाग आता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी उच्च भूमि। देखिए, उत्तरी उच्च भूमि, मलनाद तथा दक्षिणी भूमि, 3 भागों में हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। तो ये था क्या अपना कर्नाटक का पठार। अब यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो कर्नाटक के पठार में प्रमुख नदी, तो जैसे कर्नाटक के पठार से आपकी कावेरी नदी क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और फिर तमिलनाडु में बहते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा एक कृष्णा की सहायक है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी किस पठार की प्रमुख नदी होगी दोस्तों, कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदी होगी। जब आप जियोग्राफी देखेंगे तो उसमें जब मैपिंग देखेंगे तो आपको उसमें पठार स्पष्ट समझ आएंगे अगर अपन इसको पढ़ेंगे, और उस पठार से अपन देखेंगे कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है। जब क्वेश्चन घुमा के पूछता है तब आपको क्या लगाना है, अंदाजा लगाना है। वहां पे आप फैक्ट पढ़ के काम नहीं चला सकते हैं।
आइए अगला देखते हैं, अगला कौन सा आएगा आपका तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार कहाँ स्थित है आपका तमिलनाडु जिले में, और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आएगा आपका तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, कौन सी पहाड़ियाँ तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, और दूसरा आएगा कोयम्बटूर या मदुरई की पहाड़ियाँ। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे और भी कई इस पठार में आपको श्रेणियाँ दिखेंगी, जैसे जवादी श्रेणी दिखेगी, शिवराय श्रेणी दिखेगी, पलनी पहाड़ी दिखेगी, कलरायन पहाड़ी दिखेगी, पंचमलाई दिखेगी। ये पहाड़ियाँ भी किस में दिखेंगी तमिलनाडु पठार में। तमिलनाडु पठार की जो प्रमुख नदी होगी वो कौन सी होगी कावेरी, तथा उसकी सारी की सारी सहायक नदियाँ। तमिलनाडु का पठार कावेरी नदी के बेसिन के कारण क्या हो जाता है उपजाऊ हो जाता है, जिस कारण हम यहाँ गन्ने की भी और चावल की तो दो सीजन खेती करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये किसका हो गया तमिलनाडु पठार हो गया। अब दो आते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इस लेक्चर में हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियां पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पे पूरा का पूरा टॉपिक आएगा। इसलिए आज हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करते हैं छोड़ते हैं। तो ये थे दोस्तों आज सारे के सारे पठार के बारे में आपकी जानकारी, ठीक है। पठार से क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं बनते हैं पर इनडायरेक्ट बनते हैं। जैसे कि अपन देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर नदी किस पठार की प्रमुख नदी है, तो आंसर क्या होगा छोटा नागपुर पठार होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि जो मालवा का पठार है वह किस मिट्टी से निर्मित है, तो इसका आंसर क्या होगा काली मिट्टी होगा। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि दंडकारण्य का पठार कितने राज्यों में विस्तृत है, तो दोस्तों 3 राज्यों में विस्तृत है। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि मेघालय का पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों शिलोंग शिखर है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अरावली क्षेत्र है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इस पठार में बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।